देखना बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ द लैटिस कांस्टेंट। ठीक है ना, किसी भी क्रिस्टल के लैटिस कांस्टेंट को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो हमने ये लिखा कैलकुलेशन ऑफ द लैटिस कांस्टेंट। द लैटिस कांस्टेंट ए फॉर क्यूबिक क्रिस्टल कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। यानी किसी क्यूबिक क्रिस्टल का जो लैटिस कांस्टेंट ए है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखना। कंसीडर अ क्यूबिक लैटिस विथ ए एज ईच साइड ऑफ द क्यूब। अगर मैंने कोई क्यूबिक लैटिस ले लिया, हमने क्या ले लिया, क्यूबिक लैटिस ले लिया। क्यूबिक लैटिस हमने ले लिया और वहां पर मैंने क्या लिखा, विथ ए एज ईच साइड ऑफ द क्यूब। और ईच साइड कितनी है, मतलब ए बराबर बी बराबर सी, सभी के सभी बराबर होके क्या लिखेंगे हम, ए लिख देंगे। ये मतलब सबके बराबर है, ईच साइड क्या है, ए है। और यही लैटिस कांस्टेंट का काम करता है। ठीक, कह रहा है कि लेट बी बी द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। V क्या है, इस यूनिट सेल का क्या है, वॉल्यूम है, और रो क्या है, इस क्यूब का क्या है, डेंसिटी है। ओके बच्चों, तो आगे देखते हैं। अगर ये चीज है, अगर ये चीज है, ठीक है ना, ईच साइड कितनी है, ए है। अगर ये है तो बताइए द वॉल्यूम ऑफ ईच यूनिट सेल, ईच यूनिट सेल, भाई कई यूनिट सेल मिला दीजिए क्रिस्टल बन जाता है। तो उस ईच यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा। ये एक सेल मैंने बनाया, कोई क्रिस्टल नहीं बनाया, ठीक है ना। इसको बार बार रिपीट करने से क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा। इससे पहले हमने बताया कैसे बनता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। और बताइए मास कितना होगा, द मास ऑफ ईच यूनिट सेल, ईच यूनिट सेल का मास कितना होगा। आपको पता है वॉल्यूम इनटू कितनी होती है, डेंसिटी होती है। मास विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है ना। तो डेंसिटी यहां मैंने रो लिया है और वॉल्यूम मैं निकाल चुका हूं, वॉल्यूम यहां मैं निकाल चुका हूं, ए क्यूब इंटू रो, ये हो जाएगा। ठीक, हमने केवल और केवल ये क्या बनाया, यूनिट सेल बनाया, ठीक है ना। ये क्या है, यूनिट सेल है। पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैंने नहीं तैयार किया, वो आप जानते हैं कैसे तैयार किया जाता है। इसको बार बार रिपीट कर दो तो क्या कर जाएगा, और से ऐसे क्रिस्टल वो ये क्या बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्रिस्टल हो जाएगा। ठीक, तो आगे देखें, कितनी बात हो गई। ईच यूनिट सेल का क्या होगा, हमने वॉल्यूम निकाल लिया, मास निकाल लिया। अब देखिए, नाउ इफ द नंबर ऑफ molecules per unit cell is n। अगर ईच यूनिट सेल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो, n हो, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल, यानी एक सेल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो कितना होगा, n होगा। कामा द molecular weight of the substance is capital M। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, इतना होगा। एंड n इज अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो नंबर यानी क्या हो जाएगा, अवोगाद्रो नंबर हो जाएगा। ठीक, अगर m क्या है, सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट है, n क्या है, अवोगाद्रो नंबर है, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल है। अब बताइए, अब मैं कैसे निकालूं मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स।
तो बताइए मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, मास ही है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स बताइए कितना हो जाएगा, ईच मॉलिक्यूल्स, ईच मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा, m/n, मॉलिक्यूलर वेट बाई क्या, अवोगाद्रो नंबर हो जाएगा। आगे देखता हूं। अच्छा, अब मास मिल गया, लेकिन हेंस हमको मास निकालना यूनिट सेल का, मास ऑफ ईच यूनिट सेल, यूनिट सेल कितना हो जाएगा, m/n इंटू n, ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो ये लगभग जैसे डेग्रेक्ट आउट, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इसका जो यूनिट आएगा केजी, यानी ये मास जैसा काम करेगा, ठीक है ना, इनका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मास ऑफ ईच यूनिट सेल आ गया। चलो, एक मास वहां में निकाला था डायरेक्ट, एक मास यहां निकाला, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों को इक्वेट कर दीजिए। जब दोनों को इक्वेट कर देंगे, उधर क्या है, a क्यूब इंटू रो विल बी इक्वल टू m/n इंटू n। हमें क्या निकालना, a निकालना, यही तो लैटिस कांस्टेंट है हमारा, m n बाई n रो, तो a क्यूब a कितना हो जाएगा, n m, मैं इधर लिखता हूं, a will be equals to n m बाई n रो, और ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, लैटिस कांस्टेंट का क्या हो गया, फार्मूला है, हो गया, यानी यही फार्मूला हमको निकालना था, फॉर विच द वैल्यू ऑफ लैटिस कांस्टेंट a can be calculated, यानी मुझे लैटिस कांस्टेंट निकालना था, इसलिए हमने दो टाइप से मास निकाला और दोनों को कंपैरिजन कर दिया। एक तो डायरेक्ट मैंने निकाला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से, एक हमने मॉलिक्यूलर वेट और क्या अवोगाद्रो नंबर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की हेल्प से मास निकाला, दोनों को इक्वेट कर दिया, और क्या आ गया, लैटिस कांस्टेंट आ गया। यानी कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या दिया होगा, मॉलिक्यूलर वेट दिया होगा, डेंसिटी दिया होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम फाइंड आउट कर लेंगे, और क्या कहते हैं कि n क्या है, अवोगाद्रो नंबर सब जानते हैं कितना होता है, उसकी वैल्यू n विल बी इक्वल टू 6.02 into 10⁻23, इतना होता अवोगाद्रो नंबर। ओके बच्चों, तो इसके बाद मैं क्या करता हूं, दो प्रॉब्लम बताता हूं, तो ये आपको क्लियर समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ओके, तो आइए हम कुछ इस पर प्रॉब्लम्स लगा लेते हैं। तो देखना बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, कैलकुलेट द लैटिस कांस्टेंट ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, डेंसिटी ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड इज 2.7 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड बिलोंगिंग टू FCC लैटिस, और जो मॉलिक्यूलर वेट होगा 119 kg एंड अवोगाद्रो नंबर है 6.02 into 10⁻26 पर kg मोल। तो हमने बताया कि जो पर kg मोल रहेगा तो n की वैल्यू 6.02 into 10⁻26 लिखेंगे पर kg मोल, और 6.02 into 10⁻23 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, मोल इनवर्स 23 लिखेंगे तो ग्राम पर ग्राम मोल होगा, ठीक है ना। तो ये चीज याद रहे, तो यहाँ पे 6 लिखा है, 26 लिखा है तो गलत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, सोल्यूशन में गिवन हमको क्या है, जो डेंसिटी हमारा रो कितना है 2.7 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, मॉलिक्यूलर वेट है कितना 119 kg है, और अवोगाद्रो नंबर 6.02 into 10⁻26 पर किलोग्राम मोल। तो अब बताइए हमको निकालना क्या है,
अभी मुझे यन निकालना है, तो एफसीसी में बताइए, एफसीसी में क्या होता है? एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो आपको पता है कितने होते हैं, सभी के कॉर्नर पर होता है, और क्या होता है, सबके फेस पर होता है। समझ गया ना? तो यानी जो टोटल नंबर ऑफ टोटल एटम होता है, टोटल एटम होता है, वो कितना होता है? बोलो। 8 इंटू 1/8 कॉर्नर पर होगा 1, और कितना 6 इंटू 1/2 फेस पर होगा कितना 3, यानी 3 + 1 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगी। यानी की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। और हमें निकालना क्या है? लैटिस कांस्टेंट निकालना है, और ये हमको क्या करना है? निकालना है हमको। ठीक है ना? तो अब बताइए, वी नो दैट ए विल बी इक्वल टू, आपको पता है क्या है? n m/n रो पावर 1/3। तो ए विल बी इक्वल टू, सारी वैल्यूज पता है आपको, 119, ये n की वैल्यू आपको पता है कितनी बच्चों? 6.02 इंटू 10⁻20 26 रो की वैल्यू हमको पता है, डेंसिटी 2.7 इंटू 10⁻3, इतनी वैल्यू पता है। और हम क्या करते हैं, इस पर पावर 3 लगाएंगे। कोई दिक्कत? या तो पहले सॉल्व कर लो तब लगाओ आप लोग, या कोई दिक्कत नहीं, आप लिखा दो। आप इसे कैलकुलेट करना घर पे बैठ के, इसका जो आंसर आएगा 6.64 इंटू 10⁻10 मीटर आएगा, यानी ये आएगा 6.64 एंगस्ट्रॉम आएगा। समझ लो बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लो तब नोट करो, ठीक है ना? यहां पर देखिए, कैलकुलेट द लैटिस कांस्टेंट ऑफ द रॉक सॉल्ट क्रिस्टल फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द NaCl कितना दिया है? इतना दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ NaCl इतना दिया हुआ है। अवोगाद्रो नंबर इतना दिया है। यूनिट नहीं लिखा है तो पर किलो मोल लिख सकते हैं, पर केजी मोल लिख सकते हैं। यहाँ केजी है, सबकी वैल्यू सेम है, चेंज नहीं करना है। अब रॉक सॉल्ट जो NaCl का जो क्रिस्टल बनता है, वो किसका बनता है पता है? वो FCC का बनता है। हम आगे जब कैलकुलेट बता वो NaCl क्रिस्टल का बनाएंगे तो दिखाएंगे, इसका जो क्रिस्टल होता है FCC का बनता है। ठीक है ना? तो इसके जो नंबर आप मॉलिक्यूल्स होते कितने होते हैं? 4 है। जिसकी भी आवाज आ रही बंद कर लो, ठीक है ना? n विल बी इक्वल टू कितना? 4। तो सब कुछ दे रखा। इसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल M बोलते हैं, इसको हम रो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। और n हमको निकल चुका है कितना? 4 हमारे लिए। तो ये हमको कैलकुलेट करना है। जब कैलकुलेट करना है तो आपको पता है, वी नो दैट, फार्मूला याद रखो, ए विल बी इक्वल टू n m/n रो, पावर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ए विल बी इक्वल टू 4, और ये कितना है? 58.45 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻23 इंटू 2.17 इंटू 10⁻3 हो जाएगा, पावर 1/3 हो जाएगी। अब आप कैसे सॉल्व करते मैं नहीं जानता। इसकी वैल्यू आएगी 5.64 इंटू 10⁻10 मीटर आएगी। इसे अगर मैं बदलना चाहूं तो ए विल बी इक्वल टू 5.64 एंगस्ट्रॉम आएगा। ठीक है ना? घर पे बैठ के आप सॉल्व करिएगा। ठीक, तो आई होप कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। तो बस अब आज इतना ही, बाकी काम कल करेंगे हम लोग। ठीक।